हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों कक्षा 11 का हम गणित कर रहे हैं और चैप्टर है आपका समुच्चय यानी सेट्स। तो बच्चों, इसी में बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बेसिक चीजें मतलब बच्चों जैसे कि सेट्स होते क्या है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और सेट्स में क्या क्या चीज यूज की जाती है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो, कि भाई जो सेट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखवाया था। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आप कर चुके हैं। उसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। दो तरीके कौन से हैं भाई? एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म के बारे में किस किस को पता है? क्या आपने पढ़ा है? क्योंकि हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं बच्चों, इसीलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसी के आधार पे तो ये एक्सरसाइज है आपकी, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। क्योंकि धीरे धीरे एक एक दो दो टॉपिक करके पहले कोई टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हमने किए अभी कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और उसके आधार पे अब एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर एक दो टॉपिक और करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे उसके आधार पे। ऐसे धीरे धीरे करके हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएं। तो बच्चों, बात कर रहे थे हम सेट बिल्डर ऑफ फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की। तो क्या डिफरेंस है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपका। जो रोस्टर फॉर्म है बच्चों, वो आपके जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टली आप सेट के अंदर लिख देते हैं। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स जो होते हैं डायरेक्टली सेट के अंदर हम लिख देते हैं और वो एक लिस्ट की तरह बन जाता है। उसको इसीलिए सूचीबद्ध रूप भी बोलते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म आप बोल सकते हैं। और वहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म की बात जब आती है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसका मतलब वही होता है जो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट लिखते हैं। बस कोई जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो वहां पे काफी यूजफुल साबित होने वाला है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम एक लाइन में ही बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इनको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि भाई रोस्टर फॉर्म में आपको कोई सेट दिया है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दिया हो और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, है कि नहीं? ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसी के आधार पे अब कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, है कि नहीं? तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका चैप्टर है सेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे। अभी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट, राइट द सेट। अब मैं सेट के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ये सेट है। इसको ये कौन सी फॉर्म में दिया है आपको? क्या आप पहचान सकते हैं इसको? तो आपको पता होगा ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। और इसको किस में लिखना है? ऑब्वियसली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आप, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों, जिसका अगर आंसर आ जाए, किसका आंसर आया है? तो अगर आपका आंसर आ गया है, अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ।
तो सबसे पहले पैटर्न पकड़ना है आपको। अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, है कि नहीं। पैटर्न मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट के बाद दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें लग रहा है तरीका, तो देखिए पहले 1/2 हुआ, फिर 2/3 हुआ, फिर 3/4 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर देखिए, अगर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो वहां सारे आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, है कि नहीं। ऊपर नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर में एक जोड़ के लिख दे रहे हैं हर बार। एक नंबर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पे 1 है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर +1 n+1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इस मेथड में हम अगर नेचुरल नंबर्स रखते हैं तो यहाँ पे आपकी ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो बस अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब लिखेंगे आप x such that x is equal to n/n+1, where n is natural number। तो यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है n इज नेचुरल नंबर या n बिलोंग टू कैपिटल N आप लिख सकते हैं। एंड एक और चीज, भाई ये 1 से 6 तक ही है, तो आपको क्या लिखना है, जो n है वो 1 के बराबर या इक्वल है और 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो ये एक सेट बन गया आपका, है कि नहीं। नोट डाउन कीजिए इसको। बच्चों कर लिया नोट डाउन आपने। अगर सबने कर लिया है नोट डाउन तो हैंड रेज करके बताओ मुझे, शाबाश। GIC गदरपुर, वेरी गुड। GIC नंद प्रयाग ने कर लिया है, शाबाश। GIC गदरपुर बेटा आपने नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए बेटा बाकी बच्चे इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि भाई आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ये देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि ये सेट्स है या नहीं है। भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है। भाई जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें तो हम बोल रहे थे कि ये सेट है, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट दे दी, आपसे पूछा गया क्या ये सेट्स हैं, तो आप बता पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन करो। और अगर किसी को पता हो, अगर किसी को पता हो पहले 2 पार्ट, तो हैंड रेज करके बताइए। अगर किसी बच्चे को पता है फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बताइए मुझे। तो देखिए बच्चों, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब महीने के कितने साल के कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उनमें से कितने महीने जे से शुरू होते हैं, ये तो आपको पता होगा। जनवरी हो गया जैसे, है ना, जैन हो गया। और कौन सा महीना होता है जे से स्टार्ट, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, और कोई भी होता है। तो इस तरह से आपको बस पता है कि सिर्फ ये महीने हैं, स्पेसिफिक है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। क्या है, वेल डिफाइंड सेट है, सुपरिभाषित सेट है। तो बस यही बोला गया था कि यहाँ पे आपको बताना है पहले तो कि कौन सा सेट है, तो ये एक सेट है, ठीक है। और जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको पता है महीने में मंथ ईयर में कितने मंथ होते हैं जो जे से शुरू होते हैं, ये 3 मंथ होते हैं, इसीलिए ये एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है। दैट्स ऑल। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कौन से राइटर आएंगे, क्या बता सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है कि भाई 10 अच्छे टैलेंटेड राइटर, हो सकता है आपके लिए कोई और नाम हो, वो कुछ नाम कॉमन आ सकते हैं, लेकिन 10 के 10 टैलेंटेड राइटर हर किसी के लिए अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक राइटर की अपनी खूबी होती है कि नहीं? राइटर की जगह मान लीजिए, ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर की बात कर लीजिए, ठीक है, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करें तो भाई हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए 10 क्रिकेटर्स मोस्ट टैलेंटेड हों, बट कोई बच्चा है वो बोलता हो कि नहीं भाई मुझे हॉकी वाले प्लेयर्स ज्यादा पसंद है या एथलेटिक्स वाले प्लेयर्स ज्यादा पसंद है। तो क्या है कि हर किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड की परिभाषा अलग अलग होती है। इसीलिए अगर हर कोई बच्चा अपने अपने अलग अलग नाम लिखेगा ना अपनी नोटबुक में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के, तो सारे नाम मैच नहीं होंगे सबके, ठीक है। इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये हो गया, सेट नहीं है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया अपना आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये टैलेंट के हिसाब से हर किसी की थॉट्स अलग अलग हो सकती हैं। वहीं पे अगर फर्स्ट पार्ट पे दोबारा जाएं तो जो ईयर है, अगर आपको ये बोला जाए पूरी क्लास को कि भाई किसी दूसरे बच्चे को नहीं बताना है और सब अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, तो हर किसी के आंसर मैच करेंगे, सेम होंगे। इसीलिए ये वेल डिफाइंड सेट है। तो इस तरह से आपको पता लगता है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या है? टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन की बात हो रही है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो हर किसी के लिए ये भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं? हर किसी के लिए बेस्ट बैट्समैन का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। भाई कोई T20 में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए, कोई टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करता है उसके नाम पहले लिखेगा। तो इसीलिए ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है कि नहीं? वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो इस तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये क्या होगा बताइए मुझे? ये वेल डिफाइंड सेट होगा या नहीं होगा? आपकी कक्षा में सभी भाई लड़कों का कलेक्शन, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड सेट होगा। क्यों होगा वेल डिफाइंड सेट? क्योंकि भाई आपकी कक्षा में मान लीजिए आपको पता है लिमिटेड बच्चे हैं, है कि नहीं? अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 8 बॉयज हैं, ठीक है, तो हर किसी का आंसर सेम ही तो होगा। सबको भाई पता है अपनी अपनी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं, उसमें से कितने गर्ल्स हैं। तो अगर आप नाम लिखेंगे सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। इसी तरह से जो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए मैंने कुछ आपको बता दिए हैं। अब इतना सारा समय नहीं है हमारे पास कि एक एक पार्ट हम इसका करें, तो बाकी के आपको होमवर्क में करने होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो पार्ट आप जरूर पूछ लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, हैंड रेज करके सवाल पूछना है, बस मैं बाकी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा? इसलिए अच्छे से आपको ये करना है। तो देखिए नोट डाउन कर लीजिए, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपकी किताब में मिल जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है अब आपको? देखिए एक क्वेश्चन और है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था इसका, उम्मीद करता हूँ याद होगा, सबको विजिबल है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये एक सेट दिया हुआ है ए, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हैं इसके एलिमेंट्स। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये क्या है? याद है आपको कौन सा सिंबल था ये? इसको हम बोलते थे एप्सिलॉन, है कि नहीं? इसको एप्सिलॉन बोलते थे। मतलब है इसका बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू बताया था मैंने। उसका एग्जांपल लेके बताया था कि भाई एक सेट है जिसमें इंग्लिश के सभी वोवेल्स आते हैं। फिर आपसे बोला गया था कि भाई अगर ये वी है,
ठीक है, वी क्या है, वोवेल्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू वी, जबकि बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। अगर इस एप्सिलॉन को हम काट देते हैं तो डज नॉट हो जाता है कि नहीं। तो बस इन सिंबल्स का यूज करना है। ई मतलब होता है बिलोंग्स टू, एंड अगर इसको हम काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग टू मतलब बिलोंग नहीं करता है कि नहीं। तो इसमें जैसे जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं फर्स्ट पार्ट अगर आपको बताऊं तो क्या बोला गया है, 5 बीच में है आपका स्पेस और बोला गया है कि ए। तो बताना है कि क्या 5 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो भाई 5 तो इस सेट में आता है ए में, इसीलिए 5 बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से अगर 8 की बात करें तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 तो सेट ए में है ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या है, जीरो, क्या जीरो बिलोंग करता है। तो आप अगर सेट ए को चेक करेंगे, इसके एलिमेंट्स में जीरो कहीं भी नहीं आता, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत सिंपल है बच्चों, बस आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स देखने हैं। 4 है, 4 देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया, तो ये 4 बिलोंग्स टू ए है। 2 बिलोंग्स टू ए होता है, बिल्कुल बिलोंग करता है, लेकिन 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 10 तो इनके एलिमेंट्स में दिख ही नहीं रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बस प्रैक्टिस करने हैं, अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करें। इसीलिए आप अगर करेंगे ये चीज तो आप अच्छे से आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।